हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो 9 तारीख को पेपर होने वाला है वीडियो का, उसके लिए मैं एक हिंदी की एक चैप्टर की ट्रिक लाई हूँ, क्योंकि मुझे भी दिक्कत हुई थी पढ़ने में। तो मैंने ट्रिक से याद किया हुआ है। वो वाले चैप्टर का नाम है वर्णमाला, और इस चैप्टर से फिक्स है 1 या 2 नंबर का आना। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 होते हैं, आप सभी को पता ही है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर हम अंग और अह को भी मिला देंगे तो इसकी संख्या हो जाएगी 13। ऐसे व्यंजन होते हैं 33। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन होते हैं जो स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं, मतलब इसमें इनकी मदद चाहिए होती है। तो जो व्यंजन है, व्यंजन क से लेकर ये सब चीज़ें व्यंजन ही हैं, ठीक है। जैसे क वर्ग हो गया, उसमें क ख ग घ ण, च वर्ग, फिर ट वर्ग, त प, फिर अंतस्थ और संयुक्त, ये सारे के सारे हमारे व्यंजन हैं। ओके, अब एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा कंठ है, कौन सा तालव्य है और मूर्धन्य क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए ट्रिक ये है, मैंने KTM करके याद किया है। जो बाइक होती है ना KTM, ऐसे K मतलब होता है कंठ, और T मतलब होता है तालव्य, और M मतलब होता है मूर्धन्य, ठीक है। और इसके नीचे वाला दंत और ओष्ठ, ये याद करना ही है। बट स्टार्टिंग के मैं बता देती हूँ कि जो क वर्ग है वो है आपका K फॉर कंठ, ठीक है, कंठ। फिर क्या है T से क्या आएगा, KTM ना, ये है कंठ। फिर T से है तालव्य, फिर M से है मूर्धन्य। ओके, फिर त वर्ग तो दंत होता है। इसको ऐसे याद करो, जैसे दंत है ना, दंत के आगे भी त आ रहा है लास्ट में, तो वो त वर्ग है। फिर लास्ट ओष्ठ ही बचा, तो ऐसे करके याद करना है। अब एग्जाम में थोड़ा हमसे वो टफ पूछ रहा है आजकल, जैसे कि य किस में आता है, श किस में आता है। तो इसके लिए भी ट्रिक बनाई हुई है। जो फर्स्ट वाला है ना क, इसको छोड़ देना है आपने, जो च वर्ग से आपने शुरू करना है। तो च वाला है, देखिए य और श, ठीक है। मतलब इसको जो इंग्लिश वाला यश नहीं होता, यस, तो ये वाला है यस। तो यस है आपके च से शुरू, तो य और स, इसको एक साथ याद करना है यस। तो जो सेकंड वाला है उसमें ऐसे याद कर लो कि यस करके, ठीक है, य और स। फिर तो इजी है, एक बार आपने य से शुरू कर ली कहानी, फिर क्या होता है य र ल व, ऐसे करके पढ़ते जाना है। यानी य किसका है, तालव्य है, तो र किसका हो जाएगा, मूर्धन्य का, ल किसका हो जाएगा, दंत का, ठीक है। ये सारा का सारा वहीं तक एक लिखा हुआ है मैंने। तो य र ल, इतना आ गया आपको समझ में। उसके बाद श भी उसी क्रम में चलेगा, जैसे य स तो आपको याद है ना सेकंड नंबर पे, तो स ये है, फिर उसके बाद में ये वाला स, मूर्धन्य वाला स, फिर दंत वाला स, ऐसे करके याद आ जाएगा स स स, जैसे य र ल व, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। और इसमें भी जो व होता है वो पर्टिकुलर व नीचे इसका नहीं है, ओष्ठ का नहीं है, वो दंत और औष्ठ दोनों का है। तो अगर एग्जाम में आएगा कि दंतोष्ठ क्या है, तो दंतोष्ठ 2 होते हैं, व और फ, ठीक है। व और फ से कोई अगर शब्द बन रहा है तो याद कर लो, जैसे एक शब्द बन सकता है वफा, है ना, वफा एक वर्ड है, मतलब है कुछ शब्द है, ऐसे करके याद कर लो। तो लास्ट में वो और फार है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है। अब एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्वर है जो कि इसमें आता है, मतलब तालव्य कंठ है। तो इसकी भी ये ट्रिक है कि शुरुआत से शुरू करना है। जो अ आ होगा, अ आ सबसे शुरू में कंठ में आ जाएगा, अ आ फर्स्ट वाले में आ गया कंठ, फिर ई तालव्य में, री मूर्धन्य में, और ऊ। अब आप खुद ही ऊ प्रोनाउंस करो, आपके हॉट यूज और होंगे, तो उसको बोलते हैं ओस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप बोलोगे कि ए आई ओ तो हुआ ही नहीं। ए और आई किससे मिलता है बताओ, जब और ई मिलते हैं तो ए बनता है ना, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, ए। तो ये क्या है, कंठ, और ये क्या है, तालव्य। तो ए भी क्या है, कंठ तालव्य, ठीक है। ऐसे ही ओ और ओ किससे मिलकर बन होते हैं, अ और ऊ। तो अ क्या है, कंठ, और ऊ क्या है, ओष्ठ। तो जो कंठोष्ठ होगा वो क्या होगा, ये पे लिख देती हूँ मैं, जो कंठोष्ठ होगा, ये इन दोनों के मिलने से जो बनेगा आपका कंठोष्ठ, वो क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एग्जाम में देखना है। सबसे पहले KTM करके याद करना है। K मतलब कंठ, कंठ मतलब क वर्ग, ठीक है। और अ आ ई री ऊ ऐसे करके। और जो एक्स्ट्रा फालतू हैं वो आपको ऐसे स्टार्ट करना है, यस से, इंग्लिश वाला यस। फिर य एक बार आप लिख देंगे ना, फिर तो हमारी आदत होती है ना बोलने की, य र ल वो ऐसे करके। तो य र ल, ऐसे श का भी होती है ना, श श श, फिर ह नहीं है इसमें, फिर यहीं तक रुक जाना है। फिर व वाला जो है वो इन दोनों का मिक्स है, व और फ, ठीक है, वफा करके याद कर सकते हैं। अब जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक हैं, टोटल ये 25 हैं। इस 25 को हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। बट एग्जाम में जो आया था ना, पिछले बार के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आया था कि स्पर्श संघर्षी क्या है। तो जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है ना, वो सेकंड वाला ग्रुप होता है, यानी च वर्ग,
जो पूरा का पूरा चौ वर्ग है ये स्पर्श संघर्षी होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्पर्श संघर्षी, तो एग्जाम में फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ये पूरे के पूरे स्पर्श हैं, लेकिन अगर स्पर्श संघर्षी आएगा तो वो चौ वर्ग है, ठीक है। अब इसके बाद आता है य र ल व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त मतलब क्या होता है कि ये दो लोगों से मिलकर बने हैं, दो व्यंजन से मिलकर बने हैं, ठीक है, तो उनका नाम संयुक्त है। तो जो इसके बाद नहीं है श त्र ज्ञ श्र, तो ये संयुक्त होते हैं। अब इनकी भी ट्रिक है, अगर एग्जाम में आएगा कि ये किस किस से मिलकर बने हैं, तो आप क्या करोगे ना, उसको इंग्लिश में लिख दोगे। जैसे श को इंग्लिश में KSH बोलते हैं ना, जिसका नाम श से अगर स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली उसके इंग्लिश में K आता ही है, तो ऐसे लिखते हैं KSH, श को KSH लिखते हैं। तो K मतलब क्या हो गया क, और SH मतलब आ गया श, तो जो श है वो श और श के मिलने से बना है, ठीक है। ऐसे त्र को भी लिखो इंग्लिश में, कैसे लिखते हैं TRA, आप फेसबुक व्हाट्सअप चलाओगे तो ऐसे वहाँ इंग्लिश में तो लिखते हो ना, तो त्र को कैसे लिखते हो TRA, तो T मतलब क्या है त, और RA मतलब है र, ठीक है। ऐसे ज्ञ को कैसे लिखते हैं JYA, इंग्लिश में ऐसे तो लिखोगे ज्ञ को, तो J मतलब जौ और YA मतलब यों। ऐसे श्र SHRA, श्र ऐसे तो लिखूंगी इंग्लिश में, तो SH जो है वो शियाला शौ है और र ये वाला है। एक बात ध्यान रखना कि इसमें ये वाला शौ आ रखा है और इसमें ये वाला शौ है, ठीक है। तो इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, ये मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए आपका। इसके अलावा एक चीज़ और आती है एग्जाम में, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, वो क्या होते हैं य र ल व, ठीक है। इसमें भी देखो जो य और व है, यानी जो सबसे लास्ट के हैं, इनको हम अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक है। अर्धस्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आधे स्वर होते हैं, जैसे कहीं कहीं पे व की जगह य भी यूज़ हो जाता है, मतलब बहुत सी जगह पे होता है, तो इसलिए इनको अर्धस्वर बोला जाता है। किसको? य और व को। एग्जाम में आ जाएगा तो अर्धस्वर कौन से हैं, तो ये लास्ट के हैं दो, ठीक है। य और ल में से ये वाले हैं, और जो बीच का बचा ना र और ल, देखो ल से लुंठित होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया, लुंठित हो गया र, ठीक है। और ये हो गया पार्श्विक, ये तो बहुत ही बार आ रखा है लुंठित, तो लुंठित ल नहीं है, लुंठित र है, और ल से है पार्श्विक, ठीक है। ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है ना य र ल व, ये सघोष और अल्पप्राण है। अब ये भी आपको बता देती हूँ, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सघोष, एक होता है अघोष, ठीक है। एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। सघोष मतलब जिसमें हम बोलते टाइम अगर थोड़ी झंझनाहट सी हो, मतलब कंपन पैदा हो, तो वो होता है आपका सघोष, और अगर नहीं होता है तो वो होता है अघोष, ठीक है। स्टार्टिंग के दो वर्ग होते हैं, जैसे क और ख, ये हो जाएंगे आपका अघोष, ठीक है। और जो क होगा वो अघोष होने के साथ अल्पप्राण भी होगा, यानी अल्पप्राण क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, लेकिन अघोष स्टार्टिंग के दोनों ही होंगे। ऐसे करके इसको याद कर लो, ये तो याद ही होंगे शायद सभी को। तो व्यंजन से इतना ही आता है एग्जाम में, तो ये आई होप आपको आ जाएगा, जितना मुझे उम्मीद है। और अब आते हैं स्वर पे, ठीक है। स्वर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्वर उत्पत्ति के आधार पे स्वर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वर में सारी चीज़ें छोटी वाली आएंगी, जैसे अ, ई, छोटी ई ना, ऊ और री, ठीक है। जबकि जो संधि स्वर है ना, उसमें सारे बड़ी वाली चीज़ें आएंगी, बड़ा ऊ, बड़ा ई, ये सब चीज़ें। अब जो संधि स्वर होती हैं वो भी दो में डिवाइड होती हैं, एक तो होता है दीर्घ संधि, एक होता है संयुक्त संधि, ठीक है। दीर्घ में क्या होगा ना, सेम वाले ऐड होंगे। जैसे बड़ी ई कैसे बनी बताओ, जब छोटी ई ऐड हुई है ना। बड़ा ऊ कैसे बना, जब छोटा ऊ ऐड हुआ। ऐसे बड़ा आ कैसे बना, जब अ और अ मिक्स हुआ। मतलब देखो दोनों सेम है, दोनों ही सेम है, तो तब बनेगा दीर्घ। और संयुक्त कब बनेगा, जब दोनों ही डिफरेंट है। जैसे ए का बन रहा है ना, जब अ और ई मिल रहा है, तो अ अलग है, ई अलग है ना। और ए का बन रहा है जब अ और ए मिल रहा है। ऐसे ओ कब बन रहा है, जब दोनों अलग अलग मिल रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो देखो, सारे छोटे मूल हैं, और जो बड़े हैं वो अगर एक जैसे हैं तो वो दीर्घ हैं, और अगर ए आई ओ औ, ये चार के हैं, संयुक्त हैं, ठीक है। इन चारों को तो एक साथ याद कर सकते हो, ए आई ओ औ, ठीक है। उच्चारण के आधार पर भी स्वर दो टाइप के होते हैं, मतलब हम जो चीज़ बोलते हैं ना, उच्चारण मतलब बोलना, तो ये दो टाइप के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में अगेन सारा छोटा ही आ जाएगा, जैसे अ, छोटा ई, ऊ, री, इनको बोलने में हमें बहुत कम टाइम लगता है। जबकि दीर्घ स्वर में सारे बड़ी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब इसको छोड़ के जितनी चीज़ें हैं सारे के सारे दीर्घ हैं। हो गया, इसका भी आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ना, वो आता है मुखाकृति के आधार पर, मतलब आप इन स्वर को बोलने में आप अपना फेस कैसे बना रहे हैं। तो इसकी भी एक ट्रिक है। आपको क्या शुरू करना है ना, पहले लिख देना है अग्र स्वर, फिर लिखना है मध्य स्वर, फिर लिखना है पश्च स्वर,
इतना लिखना है। एग्जाम में अगर आएगा तो आई थिंक इतना लिखने में आपको 2 ही सेकंड लगेंगे। फिर आपको शुरू करना है बीच में से, ठीक है, मध्य स्वर में से। देखो इसको मैं समझा देती हूँ पहले होता क्या है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में आप मतलब आगे वाला मुंह का हिस्सा आप प्रयोग में कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अग्र स्वर। अगर बीच वाला हिस्सा प्रयोग हो रहा है तो मध्य स्वर। अगर आप गले से बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा पश्च स्वर। ओके, अब आप खुद एक बार ट्राई करना। जैसे आप ओ बोलते हैं ना तो पक्का से आपके मतलब मध्य स्वर ही काम कर रहा होगा। फिर ओ, उसके बाद फिर आप आ बोलो, ये गले के मतलब पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो आ, ठीक है। और ये ट्रिक भी ऐसे याद करनी है, आपको बीच में से शुरू करना है ओ आ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाना है, फिर क्या हो जाएगा ई, फिर क्या आता है ऊ, फिर ए आई यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या आ जाएगा ओ औ, मतलब ऐसे ही करते रहना है। एग्जाम में आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। पहले लिखना है अग्र, फिर मध्य, फिर पश्च, ओके। और फिर देखना है कि ओ कहाँ से आ रही है, तो आपको पता है ना ओ बीच से आ रहा है तो पक्का से ओ बीच में होगा। फिर आ, देखो आप खुद बोलो तो आ कहाँ से आ रहा है, पश्च से, तो ओ आ। अब यहाँ शुरू करो ई, फिर ऊ, फिर ए आई ओ औ। इतना क्लियर है? तो ये भी आई थिंक आपको आ जाना चाहिए। अब इसके बाद जो एक वो वाला नहीं होता कि मुखाकृति के आधार पर भी एक दूसरे टाइप से भी हम बोलते हैं कि अर्धविवृत क्या है, विवृत क्या है। तो जो विवृत होता है ना, विवृत मतलब होता है कि मुंह खुला रहना, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मुंह खुला। और संवृत होता है कि मुंह बंद, ठीक है। तो ऐसे करके आप खुद भी बोल करके कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है तो इसकी भी ट्रिक है। सबसे पहले आप सब लिख दो, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ऐसे करके सारा लिख दो। अब जो शुरुआत वाला होगा ना ओ, वो होगा अर्धविवृत। अब आप खुद ओ को बोलो तो आपका मुंह क्या होगा, आधा खुला होगा, ठीक है। तो अर्धविवृत है फर्स्ट वाला। उसके बाद जो आ है, आ बोलोगे तो पूरा ही मुंह खुल गया है तो वो क्या है आपका विवृत। विवृत मतलब होता है खुला, तो दोनों में खुला है स्टार्टिंग में, लेकिन ये थोड़ा कम खुला है तो इसको हो जाएगा अर्धविवृत, ठीक है। और ये थोड़ा ज़्यादा खुला है तो उसको बोलते हैं विवृत, ओके। फिर अब देखो जो इसके बाद वाले हैं ना, ये 5 और आ ई उ री ऐसे तो बोलते हो आप, तो इसके बाद के जो 5 हैं वो है आपके संवृत, ठीक है। इसके बाद के सारे क्या हैं, संवृत। फिर इसके बाद जो बड़ा ए बड़ा ओ औ है, मतलब बड़ा बड़ा, वो दोनों क्या हैं, अर्धविवृत। और जो छोटे छोटे हैं वो क्या है, अर्ध संवृत। ऐसे करके आपको याद करना है। 2-3 बार लिखोगे, 2 बार दिमाग में डालोगे, एक दिन पहले एग्जाम में जाने से पहले भी करिए, वीडियो देख के जाओगे तो आई थिंक ये हो जाएगा, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। ए और औ बोलो, आपका मुंह क्या होगा कि आधा क्या होगा, खुला रहेगा। जबकि आप छोटा ए छोटा ओ बोलोगे ना, आधा बंद रहेगा वो, ठीक है। तो विवृत मतलब होता है खुला रहना और संवृत मतलब होता है बंद। और क्या होगा, आधा खुला, आ मतलब पूरा खुला, ऐसे करके। फिर बाद के सारे क्या हो जाएंगे, बंद। ई उ री बोलो, पूरा मुंह आपका बंद होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आता है उच्चारण के आधार पर। इसमें भी हमें कंफ्यूज होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अनुनासिक, एक होता है निरुनासिक। अब देखो नीरु मतलब नहीं, ठीक है, नीरु मतलब नहीं, और नासिक मतलब नाक, यानी ऐसे शब्द जो नाक से नहीं बोले जाते हैं। अब आप बताओ, नाक से नहीं बोले जाएंगे तो कहाँ से बोले जाएंगे, यानी मुंह से, ठीक है ना। तो मुंह से बोले जाएंगे ऐसे शब्द, तो वो होता है निरुनासिक। जबकि अनुनासिक में क्या होगा ना कि नाक से भी बोलोगे और मुंह से भी बोलोगे, यानी जिनमें चंद्र बिंदु आता है ये वो होते हैं अनुनासिक, और जिनमें चंद्र बिंदु नहीं आता है वो सारे के सारे निरुनासिक हैं, ठीक है। निरुनासिक मतलब नाक से नहीं तो मुंह से, तो यानी ओ आ जितनी भी सब चीज़ें हैं ये सारे के सारे क्या है, निरुनासिक। जबकि जो ऐसे वाली चीज़ें ना, ये वाली चीज़ें और जो लास्ट के होते हैं पंचमाक्षर होते हैं ना, वो सारे के सारे अनुनासिक हैं, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से बताया कि मैं कैसे याद कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी तो मुझे लगा कि एक शॉर्ट वीडियो बनानी चाहिए, ज़्यादा टाइम तो है नहीं बनाने।